द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इस मूवी में जो कश्मीरी पंडित के साथ एक्सोडस हुआ उसको वाकई वो लोग कैसे रिलेट करते हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, जो माइग्रेट करके जो उस समय के विक्टिम्स हैं, अब आकर दिल्ली के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मौजूद हैं, यहाँ तक कि दानिक कौल भी मौजूद है जो कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के मेंबर ही हैं। दोनों से ही बात करते हैं, क्योंकि अलका मैम की बात करें या डॉक्टर रमेश सर की बात करें, दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है और उसके बाद आकर के जो ये कश्मीरी पंडित का संगठन है इसको क्रिएट किया गया, इसको बनाया गया और कश्मीरी पंडित को इस संगठन में जोड़ा गया। अलका मैम, आपकी कहानी 1990 का वो सन, फरवरी मार्च का वो महीना आपके ऊपर क्या बीती, क्या क्या दिन था? वो तो बहुत ही दर्दनाक दिन था, बहुत ही मैं तो कहूँगी कि इट वाज अ ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जो डरावना नॉक होता था दरवाजे पे, कैसे लोग सहम जाते थे, कोनों में घुस जाते थे, लाइट अपनी बंद करते थे। और उस दिन जो उन्होंने पूरा जो मस्जिदों पे आया, जो कश्मीर फाइल की स्टोरी है, आप ये कह सकते हैं ये हर एक कश्मीरी पंडित की स्टोरी है। और हम चाहते हैं कि जो बाकी इंडिया के जो दर्शक हैं, हम ये स्टोरी हम चाहते हैं कि लोग देखें, लोग ये अपने आप से निर्णय करें कि हमारे साथ क्या हुआ है। और जो वो सच जो है, हिस्ट्री का काला सच अभी तक उजागर नहीं हुआ, थप्पड़ है, ये पूरे सिस्टम पे थप्पड़ है। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले, इसको नोटिस करके एक वाइट पेपर जारी करे। हमें तो वाइट पेपर चाहिए। हम खड़े हो गए हैं अपने बलबूते पे, हमको किसी ने हेल्प नहीं किया है। हम अपने बलबूते पे हमने अपनी स्ट्रेंथ हमने गैदर कर ली। हम कैसे आगे चले हैं हम ही जानते हैं। और हमारे साथ कौन खड़ा रहा है, जो भी खड़े रहे, हम उनको थैंक्स करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं लोग देखें। हम विवेक रंजन अग्निहोत्री को बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि उन्होंने ये हमारी स्टोरी देखी। वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से याद आ गई होंगी। उस वक्त आपके परिवार में कौन कौन था? अगर आपकी बच्ची थी तो कितनी छोटी थी? वो रात का समय जब मूवी देख रही होंगी, सब फ्लैशबैक्स वापस आ गए होंगे, वो दर्द ताज़ा हो गया होगा। देखिए, कुछ दर्द होते हैं कि जो आपके बॉडी पे लगते हैं वो हील अप हो ही जाते हैं टाइम के साथ। लेकिन कुछ होता है जो आपके सोल पे जो वूंड है, वो तो जनरेशन्स तक नहीं ख़त्म हो जाता। और ये वो वूंड है जो जनरेशन्स तक नहीं ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी पूरी जो हमारे हम कहते हैं, ये जो हम पर्कुलेट करना चाहते हैं पेन, और ये जो अब फैक्ट्स आ गए हैं, जो पिक्चर ने हमारे जो सारे वूंड्स थे वो एकदम अगेन ओपन अप हो गए, क्योंकि हमने फिर से देखा हमारे सामने कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, ये एक है जो मैं आपको कह रही हूँ, फिजिकल वूंड हील अप हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जो सोल पे वूंड लगता है वो जनरेशन्स तक ख़त्म नहीं होता है। और ये एक्सोडस वो वूंड है जो हमारी जनरेशन्स तक चलता रहेगा। जो 2,500 लोग ऐसे मरे हैं, 2,500 हम ऐसे एक 3 आवर के टाइम में नहीं ला सकते थे कि 3,000 लोग कैसे सड़कों पे गिरे हैं और कैसे मारे गए कि उनकी मोर्निंग तक नहीं हुई, लेट अलोन कि हम उनका दाह संस्कार करें। हम तो प्रॉपर मोर्निंग के, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि हम बैग करके जो मारा गया वो भाग रहा था, लोग भाग रहे थे, इतनी दहशत फैली हुई थी। क्योंकि पहला जो उनका अटैक था, पहले टारगेट्स हम थे स्टेट ऑफ इंडिया को दिखाने के लिए, देखो ये तुम्हारे लोग हैं, हम इनको कैसे फ्लाइज की तरह किल कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद उनके जो एजेंसीज थी वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको मारना था, उनको टारगेट करना था। तो हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा था वो एक्चुअली सिंबॉलिक था, वो इंडिया पे अटैक हो रहा था। टेस्ट करता हूँ इस आर्ग्यूमेंट को कि ये कम्युनल एजेंडा था, या ये एक्सोडस नहीं बल्कि माइग्रेशन था। मुझे ये बता दीजिए, जिस वक्त 1.5-2 लाख कम्युनिटी मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 19 और 20 जनवरी को वहाँ से पलायन हुए थे, क्या वो हनीमून पे जा रहे थे? क्या वो बाग बगीचों के लिए जा रहे थे देखने के लिए? उनको पता ही नहीं थी हमारी डेस्टिनेशन क्या है। एक वक्त ऐसा आया कि जम्मू बिल्कुल कोलैप्स हो गया, क्योंकि वहाँ पर मकान ही नहीं थे कश्मीरी पंडितों को देने के लिए। लोग ट्रकों में सामान लेके जा रहे थे कि भाई हमें मकान दे दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में जगमोहन जी को बीच में
लाना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे ये बता दीजिए, मैं आपके घर में आऊँगा और आपको बोलूँगा कि जी आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको इतने रुपये दे देंगे, टेंट दे देंगे, और फिर बाकी क्या आप अपना मकान छोड़ेंगे? कौन अपना मकान छोड़ेगा? कौन अपनी ज़मीन छोड़ेगा? कौन अपना कौम छोड़ेगा? और कौन अपना स्टेट मदरलैंड छोड़ेगा? ये बात बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मूल नहीं है। ये आजकल जो कम्युनल एजेंडा की बात हो रही है कि भाई ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा की शुरुआत हुई है 1990 से। ऑन कम्युनल लाइंस कश्मीरी पंडितों को सेग्रीगेट करके वहाँ से निकाला गया। ऐसा भी देखने को आया है कि जिस वक्त बसों से वो लोगों को उतारते थे कि भाई हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, और हिंदुओं को मारते थे और मुसलमानों को। सर, आपकी अपनी कहानी, उस रात को आप लोग के साथ क्या हुआ? आप कैसे निकल पाए? घर में कितने कितने लोग थे? क्या सामान था जिसको लेकर के निकल पाए? क्योंकि घर पीछे छूट गया, ज़मीन पीछे छूट गई, कई सारा महत्वपूर्ण सामान होगा जो वहीं छोड़ के जाना पड़ा। उस वक्त सिर्फ जान बचाने की सुध होगी उस वक्त जब हुआ। मैं आपको चंद चीज़ें ऐसी बताऊंगा अपने बारे में जो आपको चौंका देगी। मेरी वाइफ मेरे दूसरे बच्चे में प्रेग्नेंट थी, और जिस वक्त वहाँ पर माहौल चेंज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि काला ही काला हर जगह है, हम बाहर घर से निकल नहीं सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने गाड़ी लाई थी 15-20 दिन, 1 महीना पहले। तो मुझे पूरी अच्छी तरह से चलानी भी नहीं आती थी, तो मैं घबरा गया। मेरी मिसेज़ ने मुझे बोला कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस माहौल में यहाँ पर बड़ी इनसिक्योर हूँ, हमें कुछ सोचना चाहिए। तो हमारे डैडी पहले ही दिल्ली में थे, तो उन्होंने चिट्ठी लिख के मुझे बोला कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओ यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इनसिक्योरिटी इतनी हो रही थी कि कहीं पीछे कोई हमारा पीछा न कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मोडस ऑपरेंडी वहाँ पर था, किल 1 स्केयर 1000। एक कश्मीरी पंडित को मारो और हज़ारों को दहशत कर लो। और इसी दहशत ने जो इनसिक्योरिटी उसके दिमाग में डाल दी, जो थ्रेट परसेप्शन डाल दिया, मस्जिदों पे वहाँ पर लिस्ट बने होते थे कि भाई ये मुखबिर। कश्मीरी पंडितों को किस लिए मारा? कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा क्योंकि उनका ट्विन पर्पस था। एक था हिंदुस्तान को वहाँ से भगा देना, और हिंदुस्तान को भगाने के लिए उनको क्या करना था? उनको कश्मीरी पंडितों को भगाना था, क्योंकि कश्मीरी पंडित सिंबॉलिक थे, इंडिया रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पर। उनको लगता था कि वो हमें थर्ड कॉलमनिस्ट बोलते थे। थर्ड कॉलमनिस्ट का मतलब है कि हिंदू, ये इंडिया के एजेंट यहाँ पर है। तो जो ज़िया प्लान था, जो ज़िया प्लान के तहत उनको कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकालना था। ज़िया प्लान का था कि 100 कट्स टू ब्लीड इंडिया, कि इतने कट्स इनको दे दो, जैसे पंजाब इंसर्जेंसी हुई और फिर कश्मीर की इंसर्जेंसी हुई। इन सब चीज़ों में जो था कंपोनेंट था हिंदू की, उसमें 2-3 कारण एक और थे। एक तो इस्लामीकरण कश्मीर का करना था। जब हिंदू वहाँ से भाग गए तो नेचुरली एक इस्लामीकरण होना था, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए। और इन 32 सालों में किसी ने ये भी मुड़ के भी नहीं देखा कि भाई कश्मीर के जो हिंदू थे वो कहाँ गए, क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम नैरेटिव हाँ भी था, और मुस्लिम नैरेटिव एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव ऑफ एट्रॉसिटीज़ था, और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जिस वक्त ये के फाइल आज दिखाया जा रहा है, जिस वक्त ये लोग इस के फाइल को देख रहे हैं, इसमें काफ़ी हद तक ये मुस्लिम नैरेटिव ऑफ एट्रॉसिटीज़ जो उन्होंने बिल्डअप किया है, इसको डिमोलिश किया जा रहा है। और वो जो यादें ताज़ा हुई, जो लोगों ने देखी नहीं है, जो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है, सिर्फ सुनने में आया है, और जिस ढंग से उन्होंने दर्शाया है वहाँ पर, उससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि कश्मीर का जो हिंदू डायमेंशन है, उस हिंदू डायमेंशन को कारपेट के अंडर दबा दिया था, ताकि एक मुस्लिम नैरेटिव सामने आए और इस चीज़ को लेके हम चर्चा करें। तो फाइलें दर्ज नहीं की गई है शासन से, मगर दर्द मैं सुनते आ रहा हूँ कहानी। 2006 में मैं पहली बार कश्मीर गया, मैं 9-10 साल का था। फ़्लाइट से गया तो बड़ा लग रहा था कि जन्नत जाना है। जब देखा, मैंने फ़ोटोज़ देखी थी अपनी घर की, 5 मंजिल 16 कमरे थे। जब मैं उधर गया तो उधर एक शमशान जैसा था, खाली ज़मीन थी। तो क्या याद आया होगा? सामने एक मंदिर था, वो मंदिर उधर था ही नहीं, शिवलिंग थी ही नहीं उधर। लोगों को किलिंग की जाती है। आप देखेंगे कि आई कार्ड सर्च करके गवर्नमेंट का देखा जाता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। क्या अभी भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं? आप देखिए, डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग। हमें चाहिए कि हम पेट्रियाटिक थे, इसलिए हमें निकाला गया। और उसके बाद देखिए, मेरे जन्म के बाद भी नांडीबार मैसेकर हुआ।
आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? हमेशा गवर्नमेंट कहते हैं, अगर हम उधर के लोगों को बात करते हैं, मेरे खुद के मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत हैं, मैंने उनसे भी बहुत बार सवाल किया, उनको बताया है, तो वो कहते हैं जगमोहन ने भगाया, क्योंकि उनको भी कहानी सुनाई गई है कि जगमोहन ने निकाला है। वो बिल्डअप ही ऐसे हो रहे हैं, हम मतलब फ्रॉम द बेसिक तो बड़े होते तक उनको यही सिखाया जा रहा है कि जगमोहन ने निकाला। जगमोहन ने क्यों निकाला? क्यों हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बोलते नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उधर की? वो नेशनल शब्द लगाने से क्या पेट्रियाटिक हो जाएंगे आप लोग? उस समय आप कहाँ थे? प्रशासन ने उसको रोका हुआ है। आप देखिए दर्द क्या है। मुझे वो मूवी देख के दर्द हुआ, मुझे गुस्सा है। आज सारे बुक हॉल है, सारे वंदे मातरम का नारा लगा रहे, जय हिंद का नारा लगा रहे, क्यों? क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं है? आप खुद देखें। और पेटिशन फाइल करने से पहले भी मैं बोलूँगा, बहुत लोग पेटिशन फाइल करें, पहले भी बहुत सारी पेटिशंस मूवी की हुई है, आप पहले एक बार मूवी देखें फिर अपनी राय दें। मैं कहता हूँ बहुत दुख हुआ है। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे गाने का एक लफ्ज़ है, मैं बोलेंगे, आएगा एक दिन जब रगों में ये लाल खून जनून बन के दौड़ेगा, उठ खड़े होंगे वो मुर्दे जिन्हें जिंदा दफन कर दिया होगा, एक आवाज़ आएगी सीधा आसमान से और चीर देगी इस ज़मीन को, जिस तरह हम चल निकले थे अपने घरों से। कश्मीरी पंडित, एक्सोडस 1990। हम वापस बस तो जाएंगे मगर ये ज़ख्म कभी नहीं बसेंगे, कभी नहीं। कौन हूँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और यही शायद मेरी गलती है। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।